So hi guys, this is me, Tanya Tahir, yes, your writer. I'm little confused, but it's okay. सो शॉर्टली मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो भी प्रीवियस 4 5 6 आई डोंट नो कितने मंथ से हमारी सिचुएशन चलती हुई आ रही है हमारे चैनल की, हमारे एफपी की, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल दे देती हूँ। देन हम इंशाल्लाह नॉवल की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो सिंपली बस इतना ही है कि जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड करती है उनकी शादी हो चुकी है, एंड डेफिनेटली इस बात है शादी के बाद वो मुझे तो टाइम नहीं देंगी ना। तो मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं उनसे इस चीज़ को ले लूँ, बट वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहती थी, एंड उनसे नहीं हो सका बैडली। तो उसके बाद मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब रहती थी, और इनफैक्ट मुझे आज भी फ़ीवर है। बट मैंने ये सोचा कि बहुत टाइम गुजर गया, और मैंने सीरियसली अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, तो मैंने कभी अपने चैनल को, एफबी को, कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत लॉन्ग टाइम हो गया मैंने देखा भी नहीं है। मेरे व्यूवर्स क्या कह रहे हैं मेरी स्टोरी के बारे में, मेरे फॉलोअर्स कितने हो चुके हैं, और मेरे व्यूज़ कितने जा रहे हैं डेली बेस पे, मेरे डॉलर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया मैं नहीं देखती है। जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीडर्स मौजूद हैं जो पर्सनली मेरे साथ अटैच्ड हैं, वो जानते होंगे कि मैं बहुत सारे काम करती हूँ। और राइटिंग का जहाँ तक बात है, शौक है मुझे लिखने का, और मैंने सिर्फ लिखना होता है, और बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही मैनेज करती थी। अब ऑफ कोर्स बर्डन बढ़ गया है और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है इस चीज़ को रिकॉर्ड करना। आई नो दैट कि मैं किसी और के साथ इस चीज़ को शेयर कर सकती हूँ और किसी और से वॉइस रिकॉर्ड करवा सकती हूँ, बट ये है कि मुझे खुद आना था ताकि मैं ये सारी चीज़ें खुद देख सकूँ, और आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना बॉन्ड बना सकूँ। बहुत टाइम पहले हम एक दूसरे के साथ अटैच थे, और अब मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ नए आए हैं, तो उनके साथ हम अपना सफ़र शुरू कर सकें। आई नो दैट मैंने स्टोरी का कबाड़ा बनाया हुआ। सीरियसली ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन मैं इसको फ्लो के साथ नहीं लिख सकी। और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि स्टोरी का फ्लो ख़राब हो तो स्टोरी में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। लेकिन जो लोग इसको पढ़ रहे हैं अब भी, आई रियली रियली थैंकफुल। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश की बात नहीं है, अब जब मैं खुद आ गई हूँ और मैंने अपनी वॉइस दे दी है, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, कंटिन्यू के ही अंदाज़ में, कि ये चलती रहे। और बहुत कुछ मज़ीद भी मैंने सोचा हुआ था, बीच में मिसहैप्स ना होते तो यकीनन हमारा फ्लो वही रहता जो हमारा पहले हुआ करता था। और ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अब उस फ्लो को हम मेंटेन करें, आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, और अच्छी अच्छी न्यू स्टोरीज़ आएँ। ये स्टोरी मैंने बड़ी अच्छी सोची हुई थी, बट ये मेरे हिसाब किताब से अच्छी नहीं चल रही अभी। लेकिन मैं इसके ऊपर पूरी कोशिश करूँगी कि उसी तरह वर्कआउट कर सकूँ। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी स्टोरीज सोची हुई हैं, और कुछ वन शॉट्स हैं जो कि इनफैक्ट मेरे लिखे हुए हैं, बट रिकॉर्ड होने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं खुद उन्हें रिकॉर्ड करूँगी। और मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने आज से पहले कभी रिकॉर्डिंग नहीं की है, और मैं ना ही इस फील्ड का हिस्सा हूँ। सो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मेरे से मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप लोग उन चीज़ों को, मिस्टेक्स को नज़रअंदाज करके एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड इसके अलावा एक और बात मैंने आप लोगों से करनी थी, जैसा कि अच्छा, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं। आज आप लोगों को ये भी बात बता दूँ। अच्छा, मैंने ये भी बताना था, जैसे हमारा जो स्टोरी है टच, उसके मैंने स्नैक पिक्स लिखे हुए हैं, बहुत मज़ेदार है वो कहानी, और शॉर्ट सी स्टोरी है, और कहीं से मेरी इंस्पिरेशन है वो। तो मैंने हल्की सी बस 1 2 लाइन्स पढ़ी थी किसी स्टोरी की, एक इंग्लिश स्टोरी से, एंड उसके बाद मैंने उसको क्रिएट किया, उसको बाकायदा मैंने पूरा एक सेटअप बनाया, हीरोइन के नेम, कैरेक्टर के नेम, और हर चीज़ बाकायदा मेंटेन किया हुआ है, और एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। हालांकि वो स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, बट उसको मैंने बड़े शौक से क्रिएट किया हुआ है, और उसको मैं लिखना भी चाहती हूँ, बट इट्स टाइम शॉर्टेज रियली। और लेकिन कुछ नहीं होता, मेरे पास इस वक्त पूरा वक्त है और मैं बहुत वेली हूँ, मैं बहुत फारिग हूँ। तो आप लोग ये समझें कि मैं खुद अगर इसमें उतर गई हूँ, तो अब इसमें कोई मतलब गलती नहीं होगी। गलती का मतलब ये कि कोई छुट्टी नहीं होगी। आई नो दैट कि 3 3 4 4 दिन बाद मैं एक एपिसोड देती हूँ। हाँ, पता है क्या, चीज़ों का को ना मेंटेन करने का जब हम सोचते हैं, खुद ही सुस्त हो जाते हैं। और कुछ लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई है सीरियसली। तो ये है कि ठीक है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है कि डिस्टर्बेंस चलती रहती है, बट हम अपना जो फ्लो है उसको मेंटेन करेंगे। और इंशाल्लाह अगर कभी मुझे कोई ऑफ करना भी पड़ा आप लोगों की साइड से, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई अपडेट आप लोगों को दे दूँ। और सीरियसली आप लोगों के साथ ये ज़्यादती नहीं हो रही थी, ये एफबी वालों के साथ भी ज़्यादती हो रही है। हालांकि आप लोगों को तो मुझे कोई न्यू एपिसोड देनी होती है, उन्हें तो ओल्ड लिखी हुई चीज़ होती है, वो भी अपडेट नहीं कर पाती मैं। इट्स माई फॉल्ट ऑल, बट आई ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह अब ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब जब मैंने खुद रिकॉर्ड करना है, तो आई नो दैट कि मैंने लिखना भी है, रिकॉर्ड भी करना है, और मैं ये सारे काम कर लूँगी। और इंशाल्लाह ठीक है। तो अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। मैंने बहुत लंबी आप लोगों को डिबेट दे दी है, तो इसको सुन लीजिएगा। और मेरे रिकॉर्ड में गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं फ्लो के वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सही है ना? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। खाक नशीन तान्या तानी नॉवेल्स, एंड एपिसोड मैंने फिलहाल नहीं लिखे, तो उसको री एडिट कर देंगे। हवेली में ऐसी चहल पहल, ऐसी रौनक आज से पहले कभी नहीं लगी थी। हर गांव की औरत को हवेली जाने की इजाज़त दी गई थी। हवेली को मुकम्मल सजा दिया गया था।
फरहाद तैयारियां तो करवा रहा था लेकिन जानता नहीं था बुराक फंक्शन कौन सा करना चाहता है। इसी हिसाब से तैयारियां होती। बुराक ने फरहाद को देखा, तुम एक काम करे, या मेहंदी वेहंदी का फंक्शन रखे और दाऊद चौधरी को स्पेशली बुलाए और साथ जितना दोस्त अहबाब सबको, बड़ी हवेली वालों को छोड़कर पूरे गांव को। वो हवेली को दुल्हन बना देख पुरसोच निगाहों से देखता बोलने लगा। फरहाद दाऊद चौधरी के नाम पर चौंका। लाला, फरहाद ने इसे टोका, हमारा दाऊद चौधरी से कुछ लेना देना नहीं। हमने जो कहा तुम वही करेगा। वो हल्का से मुस्कुराकर आगे बढ़ा कि खैरा को अपने सामने देखकर पेशानी पर बल डालता रुक गया। खान साहब, वो रो रही थी, मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा, वो मिल नहीं रही। खान साहब, मदद की दरख्वास्त है। ये क्या मुम्मा है, तुम अब तक देखा क्यों नहीं? फरहाद की जानिब देखता वो जरा तल्खी से बोला, इसे वाकई गांव के लोगों और उनकी मजबूरियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फरहाद के जिम्मे डालकर वहां से जा चुका था। वो खैरा फरहाद को बताने लगी थी, एक एक बात मैं देखता हूँ। फरहाद भी कहकर बाहर निकल गया तो खैरा अंदर आ गई। इसके चेहरे पर उदासी, परेशानी, गम सब था। जरताश इसी शाल में और इसी लिबास में वह हवेली को हैरान निगाहों से देखती फिर रही थी। इसे अच्छा लग रहा था, इसके लिए इस हवेली को सजाया जा रहा है। एक खूबसूरत एहसास था। वो खैरा से टकरा गई। अजीब ही अंधापन था, हर किसी से टकरा जाती थी वो। आई एम सॉरी, वो बोली तो खैरा उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से रो दी। जरताश ने हैरानगी से उसे देखा। बीबी जी, हमारी मदद करो, आप खान साहब को कहो ना, वो तो 1 मिनट में मेरी बेटी को ढूंढ लेंगे, वो मेरी मदद नहीं कर रहे बीबी। खैरा की बात पर जरताश ख्वाबी दुनिया से बाहर निकली, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। बताओ मुझे हुआ क्या था? खैरा से अपनी बेटी के गुम हो जाने की दास्तान सुनाने लगी। तभी बुराक अंदर आया। वो शीरी से बात करने जा रहा था। खैरा को ऐसी निगाहों से देखा कि उसका दम ही निकल गया। वो जल्दी से उठी और वहां से भाग गई, जबकि जरताश उसका खौफ उस मुलाजिम की आंखों में देख चुकी थी। बुराक ने अगली निगाह जरताश पर डाली और बिना कुछ कहे वहां से शीरी के कमरे में चला गया। फिर कुछ देर बाद वहां से निकला और बाहर चला गया। इसने बाकायदा जाकर खैरा को तसल्ली दी कि वो उसकी मदद जरूर करेगी। शाम हवेली पर उतरी तो ऐसा लगा जैसे हवेली की जगमग पूरे गांव को दिखाई दे रही हो। जरताश हैरानगी से वो ड्रेस देखने लगी। उसका दिल गुदगुदा सा गया। पहली बार ये सब अपने लिए किसी की इतनी तवज्जो, इतनी केयर महसूस करके वो खुश थी। ऐसा एहसास तो पहले कभी नहीं हुआ था। वो ड्रेस पहनकर आई तो आधी तो तभी सज गई थी। फिर माहिर ब्यूटिशियन ने उसे और संवार दिया कि आईने में अपना ही अक्स देखकर दिल में कुछ हुआ था। वो सोच में पड़ गई कि बुराक इसे देखेगा तो क्या कहेगा। शीरी ने उसकी खूब तारीफ की और वो इतना खुश थी कि अपनी सहेलियों से जरताश को मिलवाने लगी। सब ने जरताश की बहुत तारीफ की थी। बाहर शोर हंगामा, गानों की आवाज़, ढोल की आवाज़, अजीब सा एहसास था, दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। वो बाहर आई तो फरहाद दिल पर हाथ रख गया। उसे हंसी आ गई। वाह कितना हसीन है तुम। इसने बुराक की नकल उतारी तो जरताश हंसती चली गई। वाह भाई, एक मेरे लिए भी ढूंढ लाए अपनी जैसी। फरहाद फ्रेंडली बोला तो जरताश ने उसकी जानिब देखा। आप मुझसे नाराज नहीं? नहीं, बुरा जरूर लगा था, मगर इल्म है लड़कियों की अकल घुटनों में होती है। फरहाद कहकर आगे चला गया, जबकि वो बेवकूफ़ों की तरह हाँ कहकर एकदम संभली। बदतमीज, वो मुंह बना गई। वो बाहर आ गई थी शीरी और उसकी सहेलियों के साथ। बुराक ने एक निगाह उसे देखा, चकरा सा गया। लम्हे में दिमाग हिला। भला की हसीन थी वो। फिर उसने बुराक बुराक की कमजोरी पहन फिर उसने बुराक की कमजोरी ही डाल ली। नाक में नथ डालकर वो हसीन तरीन लग रही थी। वो इसे तब तक निगाह भरकर देखता रहा जब तक जरताश ने निगाह नहीं उठाई। जैसे ही उसने निगाह उठाई, वो दोनों की निगाहें जैसे ही उसने निगाह उठाई, दोनों की निगाहें मिली और फिर वो निगाह बड़ी सहूलत से फेर गया। गांव की औरतें उसका हाथ चूम रही थी। इस महफिल में दाऊद चौधरी भी था। जरताश दाऊद को देखकर दंग सी थी। जबकि शीरी को कहकर बुराक ने उसके चेहरे पर दुपट्टा डलवा दिया कि कोई बुरी निगाह उसे ना देखे। दाऊद चौधरी जो इतना इख्तलाफ कर रहा था, वो बुराक के घर क्या करने आ गया था? ये बात सबके लिए हैरानगी का बायस थी। बुराक ने इसे काफ़ी इज्जत दी और ऑनर दी, जिसके बाद वो काफ़ी खुश हुआ था। जब यह मंजर स्क्रीन पर सरमत देखकर तिलमिलाया, दाऊद बुराक के पास कैसे जा सकता था? मेहंदी का फंक्शन सिर्फ जरताश का हुआ था। औरतों ने उसे मेहंदी लगाई। वो सामने जरूर बैठी थी, लेकिन चेहरा ढांप रखा था। गहमा गहमी अफरा तफरी सी थी। रस्में होती रहीं, फिर पूरी हो गई। वो थक भी गई। उसने शीरी से अंदर चलने को कहा। उसका मूड ऑफ हो चुका था। एक तो वो तैयार हुई सिर्फ उसकी वजह से, और उसने एक सताइशी निगाह भी नहीं डाली। मालूम नहीं क्या समझता था खुद को। वो कौन सा उसकी तारीफ के लिए मर रही थी। उसने दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और फिर जेवरात उतारे और मुंह ही दौड़ डाला। आंखों में आंसू से भर गए। थी तो लड़की ही ना। वो मुंह धोकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बहुत ही हलचल, वो ये गहमा गहमी। अब तो मीडिया भी आ गया था। अचानक उसकी निगाह बदर पर गई, जो इधर उधर देखता अंदर आ रहा था, जैसे चोर नजर हो, जैसे बच बच कर सबकी निगाहों से अंदर आ रहा हो। मालूम नहीं बुराक के घर में वो कैसे आ जाता था। हालांकि सिक्योरिटी थी, कोई था यहाँ जो गद्दारी कर रहा था। वो बाहर निकली और शाल अपने गिर्द लपेट ली। उसने देखा शीरी मोबाइल पर बात कर रही थी। बीबी जी, आपके कपड़े निकाल दूं? मुलाजमा ने पूछा। वो नफीस में सर हिलाती आगे बढ़ी और शीरी के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बदर दाखिल हुआ उसी कमरे में तो जरताश को देखकर ठिठका। जरताश सीने पर हाथ बांध के, क्या करने आए हो तुम? तुमसे मतलब अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी बीवी के भाई को पता लग गया तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। देखो जरताश, उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे मामलात में अपनी ये वकीलगिरी ना दिखाना, वरना बहुत बुरा करूंगा। वल्लाह, डर गई मैं तो। वो पहली बार पठानी तर्ज पर बोली। छुपकर चोरों की तरह आने के बजाय डंके की चोट पर आओ तो तुम्हें मर्द समझूं। जरताश ने घूर कर कहा। शट अप! बदर चिल्ला उठा। चिल्लाने से क्या होगा, हकीकत बदल नहीं जाएगी। जरताश ने गुस्से से कहा तो मुलाजमा जो जरताश को बुलाने आई थी, वो कमरे में बदर को और जरताश को देखकर परेशान हो गई। वो नहीं जानती थी बदर कौन है, क्योंकि वो नई मुलाजमा थी। वो तौबा तौबा करती नीचे भागी और बुराक जो शीरी को मुखातिब करने लगा था, तो कोने में परेशान बैठी थी। तब मुलाजमा उसके पास आई। खान साहब, बीबी जी किसी मर्द के साथ ऊपर कमरे में है। वो आंखें फैलाती तौबा करती बोली। शीरी एकदम टिटकी, खौफ से रंग सफेद हो गया और बुराक ने ऊपर देखा, शीरी के कमरे की जानिब, फिर शीरी को जिसके रंग फक थे, और फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। शीरी भी उसके पीछे हो ली। बुराक ने दरवाजा खोला तो बदर और जरताश को एक दूसरे से बहस करता पाया। क्या करने आया है तुम यहाँ? वो तामुल से पूछ रहा था। जरताश ने बुलाया। बदर ने सुकून से कहा। उस पर इल्जाम डालकर वो मजे से खड़ा था। बुराक ने जरताश की तरफ देखा जो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, ये वो। शीरी की बेबस निगाहों पर वो एकदम संभली और सर झुका गई।
बुर्राक ने आगे बढ़कर उसका गिरबान जकड़ा, दोबारा यहाँ नजर न आना कहकर वो उसे बाहर धक्का दे गया। गार्ड्स उसकी आवाज़ में ललकार थी। फरहाद सबसे पहले लाउंज में पहुंचा। बदर खड़ा हो गया। बुर्राक ने उसके लात मारी निगाह सरताज पर थी, जबकि तड़प शीरी रही थी, और फिर जाकर गिरा। बुर्राक, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, वो बोला। कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाए इसको, फरहाद को हुक्म दिया था उसने, और फरहाद ने बदर का गिरबान पकड़कर घसीटा। उसे घसीटता हुआ उसे बाहर ले गया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बदर चीखा। बुर्राक खूबसूरती से मुस्कुराता उसे देखता रहा, और फिर फरहाद उसे बाहर धकेल गया। पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा था। वो जलील हो गया था, और बदर के वहां से जाते ही बुराक किसी आतिशफिशा की तरह मुड़ा। शीरी और जरताज दोनों ही खड़ी थी। दोनों के चेहरे सहमे हुए थे। बुराक ने कदम शीरी की सिमत उठाए, और शीरी का वो खून ही खुश्क हो गया। चेहरा जर्द पड़ गया। हम दोबारा तुमको वार्न नहीं करेगा। इसका बेलचक लहजा बहुत कुछ कह गया। जरताज पीछे खड़ी थी, हैरानगी से उसे देखने लगी। बड़ा हमारा नाक के नीचे क्या गुल खिला रहा है तुम? वो दीवार पर मुक्का मार गया। शीरी जर्द पड़ने लगी, कांपती हुई वो सर झुका गई, जबकि जरताज भी उसके गुस्से के असरात खुद पर महसूस कर रही थी। लाला, फरहाद दौड़कर उस तक आया और उसे पीछे खींचा। वो भपरा हुआ था। क्या हो गया है? आया कैसा वो इस घर में? हाँ, वो गुस्से से चिल्ला उठा, जबकि शीरी रोने लगी। पति की तरह कांप रही थी। बाहर उस वक्त मेहमान मौजूद हैं। ये बहस बात की है। फरहाद ने उसका हाथ खींचा, उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। सरताज को लगा उसकी सांस बहाल हुई हो। उसके वजूद में हल्की सी लर्जिश है, जो यकीनन बुराक के गुस्से को देख कर आई थी। वो शीरी को थाम गई, जो उसके सीने से लगकर बेतहाशा रो दी। वो इसे खुद भी तसल्ली नहीं दे सकी थी। बदर बड़ी हवेली में दाखिल और सीधा बाप के पास पहुंच गया। बीजान, साहिल, अरसलान और मीर हाकिम भी वहीं मौजूद थे। मुझे तलाक देनी है, बुराक की बहन को बहुत अकड़ है ना इसमें, मैं इसकी अकड़ तोड़ूंगा। वो बिना सोचे समझे बोलता चला गया, जबकि सब उसको हकोदक देखने लगे। पागल हो गया है क्या लड़का? बीजान ने घूरा। हाँ, हो गया हूँ। क्यों लटका रखा है आप लोगों ने इस रिश्ते को? बुराक इसे पार लगने ही नहीं देगा। जरताज बीबी से शादी कर रहा है वो सरेआम। मुझे इस फजूल झंझट से छुटकारा चाहिए। पागल न बनो, क्या हुआ है? सीधी तरह बताओ। अरसलान के सवाल पर वो सारा मामला इसे बता गया, जबकि वो सब लब दबा गए। अब ये वाकई ज़्यादा हो रहा है, हमें अपनी अमानत ले आनी चाहिए। साहिल ने अरसलान की तरफ देखते कहा, तो अरसलान भी बात समझते सर हिलाने लगे, जबकि बदर ने सर झटका। मैं बुर्राक खान ज़्यादा की औकात क्या है याद दिलाऊंगा, उसके बाद सोचेंगे सब, कहकर वहां से चला गया। जबकि मीर हाकिम सब अच्छा खासा एंजॉय कर रहा था। उसको मुस्कुराते लगा पर सब ने उसकी जानिब देखा। चलता हूँ, वो कहकर वहां से उठ गया। उसने बाहर निकलते ही लाउंज में जाने पहचाने चेहरे को तलाशना चाहा, लेकिन इसे वहां कोई नहीं दिखा। सारा लाउंज खाली था। वो अपने कमरे की सिमत बढ़ता कि मोबाइल बजने लगा। उसने कदम कमरे की जानिब ही रखे और दरवाजे की नाप पर हाथ रखता मोबाइल कान से लगाया। अच्छा, कमरे में मलगजा सा अंधेरा था, और बस गुल्लाला की साइड का लैंप चल रहा था। वो कोई किताब पढ़ रही थी। इसे एक नज़र सस्ते से देखकर दोबारा नजरें किताब पर जमा दी, जैसे इस किताब से ज़्यादा इस वक्त इसके लिए कुछ अहम ना हो। मीर हाकिम धीमी मगर भारी चाल चलता उस तक पहुंचा। गुल्लाला ने सवाले निगाह से उसे देखा। मैं ऑनलाइन खेल लूंगा। उसने मोबाइल पर किसी को जवाब दिया और गुल्लाला से किताब ले ली। लगा लो, लेकिन जीतने पर मेरा हिस्सा डबल समझना। गुलाला समझ गई वो अपने फजूल से काम का जिक्र कर रहा है। वो बेजारियत से उसको देखने लगी, जबकि मीर हाकिम उसके पास बैठ गया। गुलाला को समझ नहीं आई थी क्या चाहता था वो। अच्छा, वो जरा सा उसके नजदीक हुआ। उसका चांद सा वजूद, जो उसकी हल्की फुल्की मध्यम रोशनी में जगमग कर रहा था, मीर हाकिम की तवज्जो का सबब था। वो काफी गौर से उसके एक एक नखूश को जैसे हिफ्स कर रहा था। उसकी मदर से खुशबू, उसके बाल, उसका खिलता चेहरा मुकम्मल थी। बेसबब वो इधर उधर तवज्जो देता रहा था। दूसरी तरफ गुलाला उसकी निगाहों की तपिश को समझ चुकी थी। उसे वहां से फरार होने की के बहाने तलाशने चाहिए। वो उठने की कोशिश करती है। मीर हाकिम ने उसके दूसरे पहलू में अपना भारी हाथ रखकर लॉक कर दिया। उसके नजदीक था एक घने सायदार दरख्त की तरह उस पर झुका हुआ था। गुलाला सांसें रोक गई। गुलाबी लब भींच लिया, जवाब दो उसको। मीर हाकिम ने गुलाला के कान से मोबाइल लगा दिया और खुद बिसाक ली में अपना जब खोते हुए उसके चेहरे के नजदीक हुआ। गुलाला भुखला गई। मीर हाकिम ने उसकी गर्दन के करीब एक गहरा सांस भरा था। उसकी सांसों की तपिश गुलाला के जिस्म में हलचल भर गई। गुलाला दूसरी जानिब मर्द की आवाज़ उसके सवाल पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहना है। अचानक मीर हाकिम के सुलग उसे जैसे ही अपनी गर्दन पर गर्दिश करते महसूस हुआ। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। सर सांस बेतरतीब धड़कने कमरे में। ये तो या तो उस मर्द की आवाज़ थी या मीर हाकिम की मोहब्बत की। मालूम नहीं वो लड़की से अपनी जानिब क्यों खींचने लगी थी। वो महसूस कर सकता था उसे। वो अपने अंदर महसूस कर रहा था उसे। क्यों वो नहीं जानता था। उसे छूना अच्छा लगता था। वो दूसरे हाथ से उसका हाथ दुपट्टा खींच कर उसके गले से जुदा कर गया। मीर उसे सर पटाती उसके भारी शाने पर अपने हाथों से दबाव देती उसे थोड़ा सा दूर कर गई। मीर हाकिम को ये मुदाखलत एक आंख नहीं भाई थी। मीर हाकिम ने आईब्रो झुकाकर उसकी सूरत देखी। गोया मिजाज पर ग्रां गुजरी थी ये बात। वो मोबाइल गुलाला ने मोबाइल पर बोलते इंसान की जानिब उसकी तवज्जो कराई। मीर हाकिम ने मोबाइल उठाया, सहूलियत से उसे शटअप बोला और कॉल बंद करते सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो अब। गुलाला ने सर नफी में हिला दिया और मीर हाकिम सर झटक कर बेड पर ले लिया। मेरे साथ जुआ खेलोगी? उसने मुस्कुराते होंठों को आपस में भींचते उसके चेहरे के मुतवक्का तासुरात को देखा। वो बुरा समूह बना गई। मैं हराम सोचूंगी भी नहीं। वो संजीदगी से बोली, कोई नहीं, मैं सोचवा देता हूँ। देखो, इट्स क्वाइट ईजी। मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन आज मुझे तुम्हारे साथ जीतना है। अगर तुम जीती, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा रात भर। वो सीधा हुआ। गुलाला ने उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे इस बात में फंस गई हो। मीर हाकिम शातराना हंसी हंसता लैपटॉप उठा लाया और उसने खोला। कुछ सेटिंग के बाद उसने उसे अमाउंट बताई जो वो लगा रहा था, और यकीनन 20 लाख रुपए थे जो उसने उस गेम पर लगाए थे। और गुलाला जानती तक नहीं थी ये गेम क्या है। उसने उसे एक लम्हे के लिए सोचते हुए पाया। आई मस्ट बी थिंग इस साइड से स्पिन करो। उसने उसे बताया, क्यों इस तरफ से करूंगी? उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में उंगली रखी। स्पिन घुमा। ये चंद सेकंड थे जिस और एकदम स्क्रीन पर सितारे से फूटने लगे। मीर हाकिम खामोश हो गया।
जबकि गुलाला ने उसकी तरफ देखा। तुमने जानबूझकर किया है ना ये? वो संजीदगी से बोला। क्या हार गए हैं आप? गुलाला ने हैरानगी से उसे देखा, जो इतना संजीदा था कि अपनी हार तस्लीम नहीं कर पा रहा था। अब 20 लाख ज़ाया हो गए? वो एकदम लोगों पर हाथ रखती हैरान आंखों को मजीद खोलती बोली। ज़ाया हो गए। खैर गुड। वो मुस्कुराया। क्यों? आप एक बार फिर ट्राई करें। वो जल्दी से बोली। बेबी जुआ है ये, वो दोबारा रिस्क नहीं लेगा। इस वक्त इसको जीत कर जश्न मनाने दो। वो सुकून से लैपटॉप साइड पर रखता बोला। जब ऐसे हराम काम करेंगे तो इतना ही बड़ा नुकसान होगा। इसे 20 लाख के जाने का गम था। मीर हाकिम आंखों में चमक लिए उसका उतरा हुआ चेहरा देखने लगा। इट्स ओके हनी, हम दोबारा खेलकर 20 को 40 कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। वो नरमी से बोला, जबकि गुलाला सर चटक गई। गलत और हराम कामों में नुकसान ही तो होता था। मीर हाकिम ने उसे बिस्तर से निकलते देखा तो उसकी नाजुक नरम कलाई थाम ली। तुम हार गई, मैंने कहा था अगर तुम जीती तो मैं तब नहीं करूंगा। हारने का मतलब यह है कि वो बात अधूरी छोड़ गया। गुलाला ने इससे नजरें चुराई। वो मुझे बीजान ने बुलाया था, मैं सुनकर आती हूँ। हाँ। वो इसे नरमी से खुद के नजदीक खींच गया। तुम मुझे बच्चा समझती हो? 2 घंटे पहले बुलाया था उन्होंने, तुम नहीं गई तो अब क्या जरूरत है जाने की? वो सुकून से उसके गिर्द अपने बाजुओं का सार तंग करता बोला, जबकि उसकी गर्दन की खुशबू को एक गहरे सांस के जरिए खुद में उतारता हुए उसे अपनी नरम कैद में भर गया। गुलाला बोल नहीं सकी। मीर हाकिम उसका घबराया शर्माया रूप बहुत गौर से देख रहा था। वो आंखें घुमाती जैसे उससे फरार की तरकीब सोच गई। वो मैं, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। उसके गाल पर नरमी से लबों को और गुलाला को महसूस हो उसके गाल गीले हो गए थे। वो बच्चों की तरह मछली। मीर हाकिम हंसने लगा। गंदे हैं आप। इसने अपने हाथों से गाल साफ किया। अच्छा। मीर हाकिम ने इसे अपनी गिरफ्त से जकड़ा, उसके चेहरे और गर्दन पर जा बजा, जबकि वो लाला में चलती हुई उसे मुक्के मारने लगी। मीर हाकिम के कहके कमरे में गुजरने लगे। कमरे के बाहर से शादी गुजरी थी। ये कहकर सुनकर थम गई। उसने दरवाजे की सिम देखा और न जाने किस एहसास से दरवाजे पर हल्का सा दबाव डालती वो दरवाजा खोलकर एक गैर इखलाकी हरकत कर गई। नजर तो सिर्फ मीर हाकिम आ रहा था। शाजिया समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। वो पीछे हो गई। मीर हाकिम ने इससे बात करना तो क्या, इसके साथ होना बोलना तक तर्क कर दिया था और कल की आई लड़की से हंस रहा था। उसके अंदर अजीब बेचैनी से भरी तो वो वहां से चली गई। पुरसुकून सी हवा थी, न सर्द न ही गर्म, बस उसके बेजान से वजूद से टकरा रही थी। उसका जिस्म नीम बरहाना था। लिबास उसकी आंखों के सामने पड़ा था। अरमान खान ने उसके वजूद पर एक लात मारी, जैसे चेक करना चाह रहा हो कि वह अभी इतनी ताकत रखती है कि उसके दोस्त को बर्दाश्त कर सके। उसकी लात पर ईमान के वजूद में तकलीफ सी बढ़ गई और वो पेट पर हाथ रखती रोने लगी। कमरे में आवाज़ गूंजने लगी और फिर ये आवाज़ चीखों में बदल गई, क्योंकि अरमान खान ने सिगरेट उसके गाल पर सुलगा दी थी। वो तड़प उठी, वो हंसा और वहां से चला गया। अभी वो निकला ही था कि बड़ी तेजी से दूसरा आदमी कमरे में आकर अपने कपड़े उतारने लगा। जैसे वो इसी इंतजार में कब अरमान बाहर निकलेगा। ईमान की निगाह गई तो जोर से आंखें भींच ली और जोर जोर से रोने लगी। इस आदमी को उसके रोने धोने में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने काम में लग गया, जबकि अरमान की चीखें कमरे में गूंजने लगी और अरमान भी कमरे में आ गया। अरमान का कहका बुलंद हुआ, बेहद तमाशा था। मुराद सिगरेट सुलगाकर धुआं हवा में छोड़ता बालों में हाथ फेर गया। अचानक से अपने पीछे नरम कदमों की आहट महसूस हुई तो निगाह मोड़कर देखा। जरताश थी उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसने बुराक की जानिब वो मग बढ़ाया और कुछ कंफ्यूज सी हुई। बुराक जो सिगरेट पी रहा था, उसने वो सिगरेट बुझाई और कप हाथ में ले लिया। आपको कहना था कुछ? वो तवक्कुफ से बोली। दोनों के चेहरों से खुशगवार हवा टकरा कर वापस जा रही थी। बुराक ने घूंट भरा और उसकी सिम देखा। बोला, कुछ नहीं शीरी और बदर की, अगर तुम्हारा मसला नहीं है। अभी बात भी पूरी नहीं हुई थी। वो बोलकर उसकी बात काट गया। जरताश मालूम नहीं पीछे सी हो गई। सर झुकाकर कुछ देर उंगलियों को मोड़ती रही और फिर कदम पीछे ले लिए। वो वहां से हट गई। उसे लगा था वो रोकेगा, मगर उसने रोका नहीं। वो समझ नहीं पा रही थी, वो इससे शादी भी कर रहा था, उस पर यकीन भी करता था, फिर भी उसके साथ ठीक क्यों नहीं था। उसका दिल बेसाख्ता दुख गया। उसे रोना आने लगा। वो रोती हुई वहां से लॉन में आ गई। बुराक ने एक निगाह उसको लॉन में टहलते देखा और फिर वहां से हट गया। जबकि जरताश चारों से देख रही थी। शीरी के कमरे के बाहर खुसर पुसर महसूस करके उसने गाल पर बहते आंसू साफ किया और आगे को होकर देखा तो मुलाजिम शीरी के कमरे की खिड़की से अंदर झांक रहे थे। वो एकदम होश में आई। क्या हो रहा है ये? वो सख्ती से बोली थी, मगर थी तो लड़की ही। वो दोनों मर्द उसका सर लिए बिना वहां से चुपचाप गुजर गए। उसने हैरानगी से ये मंजर देखा था और फिर शीरी की खिड़की के पास आई। वो शायद नहा कर निकली थी। गीले बाल उसकी कमर पर थे और कमर से कमीज चिपकी हुई थी। उसका दिल धक से रह गया ये मंजर देखकर।